तो ये आपके पास हो गया आपके यहाँ इमेज डिकोडर से एनकोडर में से गुजरी, यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि डिफाइंड बाय मतलब दो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर, जी मीन और जी लॉग वेरिएंस। उससे आपके पास ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, वहाँ पे आपने कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट किया, उससे जो है आपके पास उस पॉइंट से आप फिर उसको इस पॉइंट को आप डिकोडर में से पास करेंगे, डिकोडर आपको जो है वही इमेज रिकंस्ट्रक्ट करके दे देगा आउटपुट के ऊपर, ठीक है। तो जो भी एक जो एप्सिलॉन है, ये एक आपका बिल्कुल उस तरह है जैसे आप वो लर्निंग रेट नहीं करते, जो लर्निंग रेट है, तो लर्निंग रेट होता है ना, वो आपकी बिल्कुल इंक्रीमेंटल स्मॉल 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 चेंजेस करता है आपके उसमें, स्मॉल स्मॉल स्टेप लेता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन आपका बिल्कुल एक रैंडमली इनिशियलाइज्ड एक स्मॉल वैल्यूज का एक आपका टेंसर है यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो अगर थोड़ी सी चेंज हम इसमें करेंगे एप्सिलॉन में, तो ये थोड़ा सा आगे मूव करेगा, सही है। यानी कि कोई पॉइंट अगर हम इसमें नेबरिंग में लेना चाहें रैंडमली, तो दैट मीन्स हम एप्सिलॉन को बिल्कुल स्मॉल वैल्यू देंगे ताकि उसमें माइनर सी चेंज आए इस पॉइंट में। तो अब जो जो भी पॉइंट हम इसके नेबरिंग में लेंगे, तो उससे अगर हम इस पॉइंट से अगर हम एक इमेज रिकंस्ट्रक्ट कराएं, मिसाल के तौर पे ऐसी आई, तो उससे थोड़ा आगे अगर एप्सिलॉन में चेंज करके थोड़ा सा पॉइंट को आगे मूव करें, बिल्कुल माइनर सी चेंज, तो उस पिक्चर के अंदर कोई आपको खास चेंज नजर नहीं आएगी, ठीक है, कंपैरेटिवली ओल्ड पिक्चर यानी कि न्यू पिक्चर में, सही। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है, ठीक है। Any two close points in the latent space will decode two highly similar images. Continuity combined with low dimensionality of the latent space forces every direction in the latent space to encode meaningful axis of variation of the data, making the latent space very structured and this thus highly suitable to manipulation via concept vectors, ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास क्या है, अगर आप इस कॉन्टिन्यूस जो आपकी स्पेस है, ये कॉन्टिन्यूस स्पेस, इसमें क्या है आप जो है क्या होता है कि, और क्योंकि आप ये लो डायमेंशनल है, ठीक है, लो डायमेंशन में इस साल टू डायमेंशनल है, इस वक्त ये दो डायमेंशन में है, ठीक है, ये पॉइंट टू डायमेंशन में है, ठीक है। तो लो डायमेंशनल भी है और कंटिन्यूस भी है, ठीक है, which forces every direction in the latent space to encode meaningful axis of variation of the data। तो आपके पास जो यहाँ पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो एनकोडेड इंफॉर्मेशन है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन एनकोड हुई है, ये ना मीनिंगफुल हो जाती है काफ़ी, ठीक है। और मेकिंग द लेटेंट स्पेस वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड दस हाईली सुटेबल टू मैनिपुलेशन वाया कॉन्सेप्ट वेक्टर्स। फिर आप कॉन्सेप्ट वेक्टर्स को यूज़ करते हुए उसको जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं उन पिक्चर्स को, ठीक है। The parameters of variational encoders are trained via two loss function। अब आपके पास जो है जो भी आप पैरामीटर्स होंगे, वी आई ई के पैरामीटर्स, उसमें आपके पास दो लॉस फंक्शन होंगे, एक होगा रिकंस्ट्रक्शन लॉस और दैट फोर्सेस रिकॉर्ड सैंपल्स टू मैच इनिशियल इनपुट्स। आपके पास जो पैरामीटर हैं, दो पैरामीटर हैं लॉस, दो लॉस हैं दो किस्म के, रिकंस्ट्रक्शन लॉस और रेगुलराइजेशन लॉस। अब जो रिकंस्ट्रक्शन लॉस है, दैट मेक श्योर कि आपकी जो आपके डिकोडेड सैंपल्स हैं, जो आपने डिकोड की यहाँ से सैंपल्स को डिकोड किया इधर, उसकी जो शेप्स हैं वो बिल्कुल इस जैसी आए, ठीक है, मतलब जो इनिशियल इनपुट की तरह आए, वो है आपका, वो है रिकंस्ट्रक्शन लॉस। अब रिकंस्ट्रक्शन लॉस जितना हम मिनिमाइज करेंगे, दैट मीन्स के इसकी जो शेप है वो आउटपुट की वो बिल्कुल उससे करीब तर होती चली जाएगी, ये है रिकंस्ट्रक्शन लॉस। और जो दूसरा लॉस है रेगुलराइजेशन लॉस, ठीक है, that help learn well-rounded latent distributions and reduces overfitting to training data, ठीक है। schematically the process looks like this। आपके पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनपुट इमेज गुजारी आपके एनकोडर से,
यहाँ से आपके पास दो पैरामीटर्स आए, एक जी मीन आया और एक जी लॉग वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ से जो दो पैरामीटर आए उसमें फिर आपने एक रैंडम पॉइंट, जैसे आपने ये वाला पॉइंट लिया है, इसको लेना है, ये जी है, जी। जो जी है वो कैसे आएगा? जी आएगा जी जी मीन प्लस ई रेज टू पावर जी लॉग वेरिएंस, जो ये आया, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल चेंज एप्सिलॉन, ठीक। अब इसमें ये आपका जो नजर आ रहा है, ड्रॉज द लेटेंट पॉइंट यूजिंग अ स्मॉल रैंडम एप्सिलॉन, मतलब आपके जो एक रैंडम टेंसर है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, इस क्वांटिटी के साथ, प्लस उसके बाद इसमें ऐड करते हैं, तो दैट मीन्स आपके पास एक पॉइंट लोकेट हो गया, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पे रैंडमली, ठीक है, क्योंकि आपका ये रैंडमली इनिशियलाइज्ड है एप्सिलॉन। तो आपके पास ये जी आ गया एक पॉइंट, उसके बाद आप जो है डिकोडर में से गुजारेंगे इस पॉइंट को। जब आप डिकोडर में से गुजारेंगे तो आपके पास रिकंस्ट्रक्टेड इमेज आएगी, ठीक। अब बेसिकली, सर जी जी, ये जी मीन और जी लॉग वेरिएंस दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? ये बस स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं जो आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है आपके ये आते हैं। आप मीन, जो ये तो मीन हो गया ना, ये तो आपका एक उसका मतलब लाइक अलगोरिथम है ये? मीन कैसे लेते हैं, मीन कैसे लेते हैं? मीन का तो सिंपल फार्मूला नहीं, होता है। हाँ, जी जी, मीन का तो मुझे पता है। मतलब ये मुझे नहीं समझ आ रहा, ये जी मीन और जी लॉग, ये मतलब इसके कहाँ लिए होंगे? आपको, मुझे सबको थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक का बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से, मतलब इस तरीके से समझ नहीं आ सकती इस चीज़ की, आप इसको जो है सर कि, एक्चुअली जो मीन है ना वो एवरेज होता है, या आई थिंक जो वेक्टर ले रहे हैं उसके एवरेज की जो वैल्यू होगी वो है। मतलब वेक्टर की एवरेज वैल्यू है जी मीन? जी जी बिल्कुल, इसी तरह वो जो हमारे पास वेरिएंस है वो भी वेक्टर से ही ले रहा है। ओके ओके ओके, मतलब वेक्टर का मीन है। ओके, ये ठीक ऐसे है। होता है ना, ये जी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है ना, ऐसे, ठीक है? तो आपकी जो ये जो आपकी मीन वैल्यू होती है ना, इधर होती है मीन, और यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। मिसाल है ये सिग्मा, ये सिग्मा कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, या टू सिग्मा, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके से ये नेगेटिव सिग्मा, नेगेटिव टू सिग्मा, इधर जो है आपका सिग्मा पॉजिटिव और इधर टू, डबल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। तो ये जो है आपका, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो आप अगर पढ़ना चाहते हैं, कि मैं काफ़ी पहले पढ़े थे, अब भूल भुला गए हैं। तो इसमें जो है आपके पास यहाँ ये मीन वैल्यू होती है, ठीक है, उसके बाद वेरिएंस होती है, मतलब आपकी जो डेटा है उसकी कितनी वेरिएंस है। आपका डेटा मिसाल के तौर पे आपका 70, मैं फर्ज का मैं कहता हूँ कि जी आपका यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है। अब आपका ये जो है, ये वाली जो कर्व है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका कितने परसेंट डेटा है और कितनी परसेंट डेटा जो है आपके सिग्मा वेरिएंस में लाई करता है, यानी कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। तो ये इसकी वेरिएंस कहलाती है कि कितना कितना, हाउ मेनी परसेंट ऑफ योर डेटा लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेरिएंस, ठीक है। उसके बाद आपका हाउ मेनी ओके परसेंट ऑफ योर डेटा लाइज बिटवीन द टू स्टैंडर्ड डेविएशन टू नेगेटिव टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो, अब मुझे थोड़ा सा आइडिया है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा याद नहीं है। मैंने पहले किया था किसी ज़माने, जब शुरू शुरू में मैंने मशीन लर्निंग करनी स्टार्ट की थी, तो उस वक्त मैंने एक स्टैटिस्टिक का एक कोर्स किया था, फिर उस बाद चीज़ें रिवाइज नहीं बंदा करता तो वो फिर भूल भुला जाती हैं। तो ये एक पूरी थ्योरी है, इसको आप अगर करना है तो फिर उसको, या तो आप इसको मान लें एज इट इज़ जी, ये जो है ना, ये बाइबल है और बाइबल को पढ़ लें बस, ठीक है जी, जो लिखा हुआ है इसमें ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको, नहीं, ओके ठीक है सर। वो उन्होंने बताया ना वेक्टर्स का जी मीन निकाला है, तो अब एक लॉजिक तो समझ आ गई ना, ये वेक्टर के ऊपर कोई परफॉर्मेंस हो रही है, कोई स्टैटिक्स लग रही है, तो इट्स ओके। अब थोड़ा सा बेस बन गया। आप आगे कंटिन्यू करें। हाँ सही। तो फिर उसके बाद ये आपके पास ये तीन स्टेप हो गए ना। अब बेसिकली क्या करना है, इन तीन स्टेप्स को आपने एक मॉडल के जरिए अचीव करना है, ठीक है, मॉडल।
अब हमें मॉडल क्लास को यूज करके उसके अंदर आप क्या डाल रहे हैं, इनपुट, ये इनपुट इमेज होगी और उससे आप एक आउटपुट ले रहे हैं जो कि रिकंस्ट्रक्टेड इमेज होगी। अब ये जो सारी कहानी है ये बाद में हम देखेंगे कि ये मॉडल के अंदर हम करेंगे, ठीक है, जब हम मॉडल का एक इंस्टेंस बनाएंगे अलहदा से। ये उसने अभी एक जनरल हमें एक ओवरव्यू दिया कि ये आपका जी मीन जी लॉग वेरिएंस निकल रहा है, ये जी पॉइंट आप ले रहे हैं, रैंडम इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट इमेज जो है आपको डिकोडर से गुजार रहे हैं, ठीक। लेकिन बेसिकली ये 4 स्टेप जो है ये सारे आगे एक्सपेंड करके आगे बहुत बड़ा आगे सारी वो गेम बनने वाली है आगे, सही। तो इसके अंदर जो है ये एक मॉडल का मॉडल हम बनाएंगे, उस मॉडल सब क्लास करेंगे, इसको मॉडल को सब क्लास करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप उसमें ये सारा डिकोडर और इनकोडर उसके सारे फंक्शन और ये वाला फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, ये वाला डिकोडर का फंक्शन बनाएंगे और लॉस फंक्शंस होंगे उसके अंदर, ठीक है। और ये सारा कुछ होगा और उसके अंदर वो भी होगा, क्या बोलते हैं, क्या डेरिवेटिव्स क्या कहते हैं उसको, वो। तो अब यहाँ देखें कि आप यू कैन then train the model using the reconstruction loss and regularization loss। तो आप लाजमी बात है जब आप ये मॉडल बनाएंगे, मॉडल के अंदर आप जब मॉडल को कंपाइल करते हैं उसके अंदर लॉस फंक्शन भी डालते हैं, ठीक है। और इस तरीके से फिर हमें ये जो दो लॉस हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ये जो रिकंस्ट्रक्शन लॉस है या जो ये जो रेगुलराइजेशन लॉस है, इन दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके फंक्शन हमने अभी देखेंगे। रिकंस्ट्रक्शन लॉस क्या करता है, वो कहता है कि आपके जो डिकोडेड सैंपल, ये मेक श्योर करता है कि जो आपके डिकोडेड सैंपल्स आए हैं आउटपुट के ऊपर, वो उसके इनपुट जो आपने इमेजेस दी थी उससे रिजेंबल करते हो, ठीक है, उसके उसके जो है ना मैच कर रहे हो, ठीक है। ये आपका जितना ये रिकंस्ट्रक्शन लॉस मिनिमाइज होगा, उसकी जो आउटपुट है वो बिल्कुल उसके साथ साथ मिलती जाएगी, रिजेंबल करेगी। और जो रेगुलराइजेशन लॉस है, that helps learn well-rounded latent distributions and reduces overfitting to the training data। तो आपके पास जो रेगुलराइजेशन लॉस है वो आपकी जो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मेक श्योर करता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक सिक्यूर्ड ना हो। सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना इस तरह से ना, थोड़ा सा आइडिया होगा आपको, वो होती है ना आपके ये जो पीक है ना ये सेंटर में नहीं होती, ये ऐसे करके होगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मीन जो है ना वो सेंटर नहीं होता। लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना उसके अंदर आपका ये जो मीन है ना ये इसके सेंटर में होता है, बेल बेल कर्व होती है, बेल शेप्ड। तो जो बेल शेप्ड कर्व होती है ना उसका जो मीन होता है ना वो या बिल्कुल इसके पीक के सेंटर के ऊपर होता है। तो वो उसको जो समझो कि इसको इसको 50% में डिवाइड करता है दोनों पोर्शंस को। लेकिन जो आपकी ये अगर मिसाल के तौर पर यहाँ मीन है, यहाँ मीन लाई कर रहा है इसका, तो ये अगर इसको आप परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये सेंटर्ड नहीं होती, ठीक है। तो आपका जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जो ये जो रेगुलराइजेशन लॉस है ये मेक श्योर करता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आए, ठीक है। इसका सेंटर मीन जो है ना वो सेंटर्ड हो इसका, ठीक है। तो ये है इसका। और वो कहता है कि जब हम अपना मॉडल डिफाइन करेंगे बाद में तो उसके अंदर हम ये दोनों लॉसेस यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब उसको हम ग्रेडिएंट डिसेंट मतलब हम उसको ट्रेन करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे, तो हम उसको ये वाले लॉसेस यूज़ करेंगे। और फॉर द regularization loss we typically use an expression, the Kullback लेबलर divergence। अब ये कोई मतलब स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल टर्म है जो हम इस एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे, ठीक है, रेगुलराइजेशन लॉस के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी इसमें मैथमेटिकल टर्म आए या स्टैटिस्टिकल टर्म आए उसके अंदर हम बड़े मास्टर हों, ठीक है। तो ठीक है, जो रिसर्च वर्क करना चाहता है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें ये पता चल गया यार ये इसका कम्बिनेशन है, इसका जो लॉस फंक्शन है वो रिकंस्ट्रक्शन लॉस है और रेगुलराइजेशन लॉस है, तो ये दोनों मिलके जो है ना ये एक इसका टोटल लॉस फंक्शन बनेगा, तो उसको हमने मिनिमाइज करना है,
ठीक है। बेसिकली आप कस्टमाइज्ड लॉस फंक्शंस बना रहे हैं, ठीक है, जो एक तो रेडीली अवेलेबल आपके पास जो केरस के अंदर हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, या दूसरा कौन सा होता है, इस तरीके से जो है दूसरे किस्म के हैं। तो लेकिन वो लॉस इधर हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम स्पेसिफिक लॉस फंक्शंस बनाने पड़ते हैं खुद से, ठीक है। तो उसके लिए, क्योंकि ये रिसर्च वर्क है, रिसर्च पेपर्स होते हैं इसके, ठीक है, तो वो हमारा काम असल में नहीं है कि हम रिसर्च वर्क करें या रिसर्च पेपर, हमें यह है कि हमें एक उन्होंने बता दिया कि ये इस तरह चलता है, तो हमने जो है ना उसको आमीन आमन्ना सदकना कह के ना बस उसके ऊपर बिलीव करके और ट्रस्ट करके उसको हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो लेकिन अगर किसी ने जाना है रिसर्च वर्क की तरफ, आप चाहते हैं कि आप अपना जो कैरियर ट्रैक है उसको आप एआई में आगे लेके जाना चाहते हैं, कहीं बाहर स्टडी करना चाहते हैं, कहीं चाइना में जाके आप पीएचडी या मास्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं, या कहीं यूरोपियन उसमें जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो फिर आपके लिए ये एक फाउंडेशन ले इट लेज अ फाउंडेशन फॉर यू टू गो अहेड टू स्टडी अब्रॉड, टू गेट फेमिलियर विद दीज थिंग्स नाउ, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास एक जो हो जाएगा पूरा का पूरा, आपके जहन में एक आइडिया आ जाएगा कि ये यार ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। लेकिन आप जब आगे फर्दर अगर आप उसमें जाएंगे रिसर्च वर्क में, तो फिर आपको आगे फर्दर जो है फिर ये हर चीज़ की डेप्थ में जाना पड़ेगा कि ये कौन सा, ये वाला कौन सा एल्गोरिदम है, एटसेट्रा, ठीक है। और ये सारी आपको फिर स्टैटिस्टिक भी पढ़नी पड़ेगी कि जी ये कैसे, ये आपके जी मीन कैसे निकलता है, जी लॉग वेरिएंस कैसे निकलती है। लेकिन बेसिकली अगर आप इस मेरे ख्याल में जो एआई है या जो ये जो सारा चीज़ है, इसमें हर टॉपिक एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम उसके पीछे मतलब उसकी डेप्थ में जाना शुरू करें तो वो एक अलग टॉपिक है और अलग ही यानी कि एक दुनिया है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की दुनिया है। तो फिर वो उसके अंदर फर्दर आप अगर जाना चाहें, तो आपके पास जो ये रेगुलराइजेशन लॉस है, इसका जो है वो इस एल्गोरिदम को यूज़ करता है, ठीक है। और उसका मकसद ये है कि इट mean to nudge the distribution of the encoder output towards the well-rounded normal distribution centered around zero, ठीक है। ये देखें, ये जो आपकी ये वाला जो रेगुलेशन लॉस है वो आपकी बेल शेप में कर्व लाएगा, ठीक है, बेल शेप कर्व। This provides the encoder with a sensible assumption about the structure of the latent space it is modeling, ठीक है। तो लाजिम बात है ये एक स्ट्रक्चर्ड शेप आएगी। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये एक स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि बराबर है, दोनों तरफ उसकी बैलेंस्ड है, ठीक है, स्क्यूड नहीं है, लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड नहीं है। Now let's see what is implementing VAE looks like in practice. अब आपके पास ये करना शुरू कर रहा है implementing VAE with Keras. We are going to implement VAE that can generate minute digits और इमिनेट डिजिट को हम रिप्रोड्यूस करेंगे। और अब एक एनकोडर होगा जो कि रियल इमेज को इनपुट लेगा और उसको हमें दो चीज़ें निकाल के देगा, एक उसकी मीन निकाल के देगा और दूसरा उसका वेरिएंस निकाल के देगा, ठीक है, वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस निकलती है स्टैंडर्ड डेविएशन से, उसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, बेसिकली। तो आप वेरिएंस का फार्मूला देख सकते हैं, वेरिएंस फार्मूला, ये है वेरिएंस फार्मूला, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स और उसका माइनस उसका मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1, तो ये आपका वेरिएंस का फार्मूला है। मतलब एक पूरा टॉपिक, पूरा एक थ्योरी है ये बेसिकली। ये ये वेरिएंस है। तो ये आपके पास मीन आ गया और वेरिएंस आ गई, इसमें उसमें लेटेंट स्पेस के अंदर आ गई, ठीक है। A sampling layer that takes such a mean and
मतलब आपके पास वो इनपुट के तौर पे जो सैम्पलिंग लेयर है वो क्या करेगी, वो इनपुट दो पैरामीटर लेगी, एक मीन और एक वेरिएंस, उसको लेगी और यूजेस देम टू सैम्पल अ रैंडम पॉइंट फ्रॉम द लेटेंट स्पेस। आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनी है उसमें से कोई एक रैंडम स्पेस आप रैंडम पॉइंट चूज करके देगी वो आपकी सैम्पलिंग लेयर। ठीक है, एक हो गया एनकोडर, एक हो गया सैम्पलिंग लेयर, तीसरी चीज़ होगी डिकोडर। डिकोडर क्या करेगा, वो आपका जो पॉइंट यहाँ से आपने सेलेक्ट किया है रैंडम पॉइंट, उसको क्या करेगा, बैक इनटू इमेज आपको चेंज करके देगा। सही। The following listing shows the encoder network. We will use mapping images to the parameters of the probability distribution over the latent space. ठीक है, अब आपके पास ये जो कोड आ रहा है ये आपका इमेज को probability distribution में कन्वर्ट करके देगा। It is a simple convent that maps the input image x to two vectors. आपके x को ये z mean और z log variance में चेंज करके देता है। One important detail is that we will use the strides for downsampling feature maps instead of max pooling. अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम कन्वोल्यूशन 2D में करते थे ना, हम मैक्स पूल यूज़ करते थे फीचर की डाउन सैम्पलिंग के लिए, अपनी फीचर को ना हम कंप्रेस करने के लिए, या जैसे बॉटलनेक क्रिएट करते थे, तो बॉटलनेक क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे, मैक्स पूलिंग यूज़ करते थे। लेकिन इस केस में हमने मैक्स पूलिंग नहीं यूज़ करनी, हमने यूज़ करना है स्ट्राइड्स। जो आपके कन्वोल्यूशन 2D के अंदर एक स्ट्राइड का एक पैरामीटर है, उसको यूज़ करना है डाउन सैम्पलिंग के लिए। उसकी वजह क्या है, ये है कि द लास्ट टाइम वी डिड दिस वाज द इन द इमेज सेगमेंटेशन एग्जांपल इन चैप्टर 9। अक्सर में ये चैप्टर 5 है उसमें, पुरानी बुक में। Recall that in general strides are preferable to max pooling for any model that cares about the information location. आपकी पिक्चर में कोई पैटर्न जो लोकेट होता है, ठीक है, वेदर इट इज़ हॉरिजॉन्टल और इट्स वर्टिकल और इंक्लाइंड फीचर, या किस तरह का कोई एक आपका एक पैटर्न बन रहा है, एक इमेज के अंदर एक पिक्सल्स का एक पैटर्न है, तो उसको लोकेट करने के लिए